ननद की सूखी रोटी। भाभी मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आप ऐसा करो, मेरे लिए ड्राई फ्रूट की खीर बना दो। जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैंने एक बार भी खीर नहीं खाई। मैं तो खीर की खुशबू सूंघने को भी तरस गई हूँ। क्यों, तुझे नहीं बनानी आती है क्या? जब मन करे तब बनाकर खा लिया कर और अपने ससुराल वालों को भी खिलाया कर। इसमें क्या बड़ी बात है? भाभी अगर बना ही सकती तो आपसे क्यों कहती मैं। अरे क्यों भाई, तुम्हारे ससुराल में दूध नहीं आता क्या? नहीं भाभी, आपको पता नहीं है, मेरे ससुराल में चावल ही नहीं आते। मेरी सास को चावल से सख्त चिढ़ है, इसलिए मेरे ससुराल में चावल नहीं बनते। अभी तो आप बस फटाफट खीर बना दो और शाम को स्पेशल बिरयानी बनाकर मुझे खिला देना। अरे ये तो बड़ी गलत बात है। उनको ना खाना हो तो ना खाए, लेकिन बहू को और घर के सारे लोगों को टॉर्चर करने का क्या मतलब है? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। चल तू परेशान मत हो, जितने दिन यहाँ है जितना मन करे उतना चावल खा। थैंक यू भाभी, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो। एक आप ही हो जो मेरा दुख दर्द समझती हो। 3 महीने पहले ही मोना की शादी अतुल नाम के लड़के से हुई थी। ऐसे तो मोना अपने परिवार की इकलौती बेटी थी, घर में सबकी लाडली थी, इसलिए उसके पापा मम्मी ने खूब ठोक बजाकर ये रिश्ता किया था। एक अच्छे संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाला अतुल दिखने में अच्छा था, अच्छी नौकरी भी करता था। शादी के समय तो रोमा के माँ बाप को यही लगा कि भाई हमारी बेटी तो ससुराल में राज करेगी। लेकिन 3 महीने बाद जब मोना सावन के महीने में अपने मायके रहने के लिए आती है, तब पता चलता है कि घर में हर चीज़ की सुख सुविधा है, लेकिन खाने पीने के नाम पर उनके यहाँ कई तरह की बंदिशें लगी हुई हैं। देखिए माँ जी, क्या सोचा था आपने कि हमारी बेटी ससुराल जाएगी तो राज करेगी? पैसे वाले लोग हैं, लड़का भी अच्छा मिल गया है। अब देखो बेचारी को 3 महीने से चावल खाने नहीं दिया। यह तो गलत बात है ना। अरे भाई, खाने की चीज़ है तो खाई जाएगी ना। कौन सा चावल खाने से बीमारियां हो जाती है जो इसके ससुराल वाले चावल नहीं खाने देते? अजीब सनकी टाइप के लोग हैं। मैं भी वही सोच रही हूँ बेटा। चलो एक बार को पिज्ज़ा बर्गर ना खाते हो तो वो तो फिर भी चलता है कि सेहत को वो कोई फ़ायदा नहीं देती, लेकिन चावल नहीं खाते, ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। और हम तो कह रहे हैं उनको ना खाना हो तो ना खाए, लेकिन बहू को ना खाने देना, ये तो सरासर गलत हुआ भाई। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ऐसा करती हूँ, इस बार मोना की विदाई में ना 10 किलो चावल भिजवा देती हूँ, फिर देखते हूँ कैसे रोकती है हमारी लड़की को चावल खाने से। अरे मम्मी रहने दो ना, छोटी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो। अब तुम ही सोचो ना, मैं यहाँ से 10 किलो चावल लेकर जाऊँगी तो उन्हें कैसा लगेगा। उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने अपने मायके में जाकर उन लोगों की शिकायत की है और इसीलिए आपने मेरे साथ चावल भिजवाया है। नई नई शादी है, क्या फ़ायदा है बात को खींचने से। और मैं आऊँगी ना मायके में तो आप लोगों के हाथ से बनवा कर खा लिया करूँगी। अरे टेंशन क्यों ले रही हो मम्मी आप। देख ले सुचित्रा, 3 महीने में कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। 3 महीने पहले तक खाने के नाम पे कैसे मचलती थी, और अब छोटी छोटी चीज़ों पर अपना मन मारना सीख गई है। ठीक ही कहते हैं लोग, 7 फेरे पड़ने के बाद लड़कियां सयानी हो जाती हैं। देख अपने आप दुनियादारी सीख गई। ठीक कह रही हैं मम्मी जी आप। मोना तू ना टेंशन मत ले, मैं अब भी तेरे लिए फटाफट से खीर बना देती हूँ। और किशमिश बादाम वाली पसंद है ना तुझे? ढेर सारे मेवे भी डालूंगी, खूब जी भर कर खाना। भाभी की बात सुनकर मोना जाकर उनके गले से लिपट जाती है। मोना को मायके आए हुए लगभग 4-5 दिन हो गए थे और इन 5 दिनों में लगभग हर रोज़ ही उसने भाभी से अपनी पसंद की चीज़ बनवा कर खाई थी। कभी मटर पुलाव खाने की डिमांड करती, तो कभी वेजिटेबल बिरयानी, तो कभी कहती खीर बनाकर खिला दो, तो कभी कढ़ी चावल। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन, भाभी आज नाश्ते में क्या बनाओगी? सोच रही हूँ दलिया बना दूँ, जल्दी से बन जाएगा। फिर लंच में तो छोले चावल बनाने ही है ना। नहीं 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 भाभी, दलिया कौन खाएगा। आप ऐसा करो ना प्लीज़, आज आलू के पराठे बना लो। अब मैं क्या बताऊँ आपको अपना दुख। मेरे ससुराल वाले तो पराठे भी नहीं बनाकर खाने देते। एक बार मैंने कोशिश करी थी पराठे बनाने की, अरे उसमें इतनी बातें सुनने को मिल गई कि मैंने फिर कभी दोबारा कोशिश ही नहीं करी। सच में मेरी तो शादी क्या हो गई, मैं अपने मन का खाना खाने को भी तरस गई हूँ। ना कभी किसी से मिठाई लाने के लिए बोल सकती हूँ, ना वहाँ पर कोई पराठे खाता है, ना चावल। अरे भूख हड़ताल में रहते हैं क्या तुम्हारे ससुराल वाले? दिखने में तो इतने अच्छे हट्टे कट्टे नजर आते हैं सारे के सारे। जब हर चीज त्याग ही रखी है तो खाते क्या है? हवा पानी पर जिंदा है क्या सबके सब? सच में अब तो ना मुझे सुन सुनकर गुस्सा आने लगा है।
रोटी में घी नहीं लगाने देते, पराठे नहीं खाने देते, चावल नहीं खाने देते, पुलाव नहीं खाने देते। अरे इंसान को जेल में बंद कर लिया है क्या? मुझे लगता है कैदियों को भी इससे अच्छा खाना मिल जाता होगा। तुम्हारी हालत तो कैदियों से भी बुरी कर दी है उन लोगों ने। मैं मम्मी जी से बात करती हूँ, आज ही तुम्हारी सास को फ़ोन करवाती हूँ। ऐसे कैसे चलेगा? अरे नहीं नहीं भाभी, आप क्यों नाराज़ हो रही हैं? छोड़िए ना, क्या रखा है इन सब बातों में। अब आप ही सोचिए, मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि पराठा पूरी खाने के लिए मैं अपने मायके में जाकर उनकी शिकायत कर रही हूँ। और वैसे भी अब तो मेरी शादी हो गई है, जैसा वो लोग कहेंगे मुझे तो वैसा ही करना पड़ेगा ना। मायके में कितने दिन रह सकती हूँ, जाना तो वहीं है लौट कर। फिर उन लोगों के साथ बात बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तेरी शादी के बाद घर में सब लोग बड़े खुश थे मोना कि इतने अच्छे घर में शादी हो गई, हमारी लड़की राज कर रही होगी वहाँ पर। लेकिन अब तो मुझे सोच सोच के तकलीफ हो रही है कि ऐसे करोड़ के बंगले और प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा कि घर की बहू को उसके मन का खाना तक खाने को ना मिले। इससे तो हम ही ठीक है, हमारे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अपने घर की रानी हूँ मैं। जब जो मन करता है वो बनाकर खाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। मजाल है जो आज तक माँ जी ने कभी मुझसे पलट कर भी पूछा हो कि तूने पूरी या पराठा क्यों बना लिया। सच में मैंने तो ज़रूर कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसा ससुराल मिला, वरना अगर तेरे जैसा ससुराल मुझे मिल गया होता ना तो मैं तो 4 दिन में पागल हो जाती। तुझे पता है ना मुझे खाने पीने का कितना शौक है। मैं जानती हूँ भाभी, तभी तो कह रही हूँ कि आप बहुत खुश नसीब है कि आपको हमारे घर जैसा ससुराल मिला। लेकिन अब सबकी किस्मत आपके जैसी नहीं होती ना। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिल गया। अब अपनी किस्मत को तो मैं बदल नहीं सकती, इसीलिए मैंने अब उन्हीं हालातों में खुश रहना सीख लिया है। चल ठीक है, तू अपना दिल छोटा मत कर। तू जितने दिन यहाँ रहेगी ना, अब मैं रोज़ नाश्ते में तेरे लिए पराठे बनाऊंगी। आलू, गोभी, मूली, जो जो तुझे पसंद है ना सब बनाकर खिलाकर भेजूंगी। पता नहीं फिर तू कब आएगी और कब तुझे तेरी पसंद का खाना खाने को मिलेगा। माँ, भाई, भाभी और पापा, घर में सभी को बेटी मोना से बहुत सहानुभूति थी। जब से पता चला था कि मोना के ससुराल में खाने पीने को लेकर इतनी रोक टोक है, भैया और पापा भी हर तीसरे दिन मिठाई का डिब्बा लेकर घर आते ताकि मोना की पसंद की ऐसी कोई चीज़ ना छूटे जिसे वो आने वाले 1 या 2 महीने में याद करे। दिन बहुत सुकून से बीत रहे थे मोना के। फिर उसका ससुराल वापस जाने का समय नज़दीक आ गया। तभी एक दिन अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। मोना की भाभी दरवाज़ा खोलती है तो सामने मोना की ननद खड़ी हुई थी। अरे आओ आओ बेटा, आज यहाँ अचानक से। आंटी जी वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड यहीं पास में रहती है, फिर भाभी भी पिछले 1 महीने से यहाँ आई हुई है, तो मेरा मन किया कि मैं एक बार भाभी से मिल लूँ। अरे हाँ बेटा आओ ना, बहुत अच्छा किया तुमने। सुचित्रा बेटा, चाय नाश्ता लगाओ उर्वशी के लिए, और ऐसा करना खीर भी लेकर आओ जो तुमने मोना के लिए बनाई है, इसको भी टेस्ट करवाओ। जैसे ही मोना को आहट मिलती है कि दरवाजे पर कोई आया है, मोना अपनी खीर की कटोरी लेकर बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। तभी उसे सामने अपनी ननद उर्वशी दिखाई देती है। अरे ये क्या भाभी, आप खीर खा रही हैं? वो भाभी ने बनाई थी ना, तो मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट कर ली। अपनी ननद के सामने मोना को हकलाते हुए देखकर मोना की माँ को बहुत बुरा लगता है। क्यों बेटा, खीर खाना कोई अपराध है क्या? इसे बहुत पसंद है खीर बचपन से ही, और इसी के लिए स्पेशल बनाया है इसकी भाभी ने। बल्कि जिस दिन से यहाँ आई है ना, हर तीसरे दिन खीर बनवा कर खिला रहे इसको। बेचारी ने कितने महीनों से खीर नहीं खाई। मोना की माँ ने भी जानबूझकर उर्वशी को सुनाने के लिए ये बातें कही थी। क्या बात कर रही हैं आंटी जी आप? भाभी तो कह रही थी कि आप लोगों के यहाँ खीर, पूरी, पराठे जैसी चीज़ बनती नहीं। उन्होंने तो बचपन से ये सब कभी खाया नहीं, इसलिए उन्हें बनाना नहीं आता। अरे हमारे यहाँ तो खुद सबको खीर, पूरी, पराठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब से भाभी आई है हम लोग खुद ये सब खाने को तरस गए हैं। जब भी मम्मी भाभी को खीर या पराठा बनाने के लिए कहती हैं तो भाभी का एक ही जवाब होता है, इनको ना तो वो सब बनाना आता है, ना ही इन्होंने बचपन में कभी खाया है, इसलिए हम लोग भी ना बेचारे मन मार कर रह जाते हैं। मोना की ननद उर्वशी की बातें सुनकर तो अब मोना की भाभी सुचित्रा और माँ का सर घूमने लगता है। मोना, ऐसा क्यों कहा तुमने कि हम लोगों के यहाँ खीर, पूरी, पराठा नहीं बनता? अरे भाई, हमारे यहाँ तो जब से तुम आई हो रोज़ ही लगभग यही सब बन रहा है। फिर ससुराल में झूठ बोलने का क्या मतलब है? और हमसे तुमने कहा कि तुम्हारे ससुराल वाले ये सब नहीं खाते। तो क्या गलत कर दिया?
इतना बड़ा परिवार है मेरे ससुराल में, मुझसे नहीं होता इतना काम। बस इतने बड़े परिवार के लिए पूरी पराठा ये सब बनाते बनाते मेरी कमर टेढ़ी हो जाती है, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे ये सब बनाना नहीं आता। मैं बस सिंपल खाना बनाती हूँ और वही सबको खिलाती हूँ। मोना की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत शर्मिंदगी होती है। झूठ बोलने के लिए वो मोना को जमकर डांट लगाती है। माँ से डांट खाकर मोना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो ससुराल जाकर सबसे माफ़ी मांगती है। मम्मी जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, जेठानी जी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो जेठ जी को और हम सबको धोखा दे रही हैं। नहीं, मेरी सपना ऐसी है ही नहीं। तुझे कोई गलत फहमी हुई है और तू उसके बारे में ऐसी बातें मत किया कर, समझी? जया मीनाक्षी की छोटी बहू है और सपना बड़ी बहू। मीनाक्षी अपनी दोनों बहुओं से बराबर स्नेह करती है, लेकिन ये बात जया को पसंद नहीं थी कि उसकी सास उसकी जेठानी को प्यार करे। इसलिए वो अपनी सास के मन में सपना के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें भरती रहती। मम्मी जी, आप हो तो भोली भाली और जेठ जी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो जेठानी जी को तो मौका मिल जाता है मटर गश्ती करने का। बहू, तूने फिर मेरी बड़ी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोला। मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि इस तरह की बातें मत किया कर। मीनाक्षी जया को डांट ही रही थी कि उनके घर की लाइट चली जाती है। मम्मी जी, मोहल्ले में तो सबकी लाइट आ रही है, बस हमारी ही लाइट गई है। लगता है फिर से हमारी बिजली की मेन लाइन में दिक्कत हो गई है। जया, जाके सामने वाले घर से सोनू को बुला ले, वो बिजली का काम जानता है। जया सोनू को आवाज देकर लौट आती है। मम्मी जी, सोनू मेरी आवाज नहीं सुन रहा, आप जेठानी जी को बोल दो ना, उनकी बात तो मोहल्ले के सभी लड़के सुनते हैं, वो बुला लेगी किसी न किसी को। जया, ये क्या बकवास किए जा रही हो? सपना आगे कुछ बोल पाती तभी उसकी सास ने सपना को शांत करते हुए कहा। सपना बहू, जया का वो मतलब नहीं था। तुम्हें पता है ना इसका स्वभाव कैसा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो। जाओ सोनू को बुला लाओ, बहुत काम पड़ा है। सपना सोनू को एक बार आवाज देती है और वो आ जाता है। क्या हुआ सपना भाभी, आपने बुलाया मुझे? ये सब देखकर जया अपनी सास से धीरे से कहती है। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना, जेठानी जी की आवाज सुनकर जरूर आएगा। अरे चुप हो जा, तेरी ये बातें किसी दिन घर में महाभारत करा देंगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना किसी से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ जी बोलिए, कैसे हैं आप? मैं आज शाम को आपसे मिलने जरूर आऊंगी। हाँ, उसी कैफे में जिसमें हम पहले भी मिले थे। जया फौरन ये बात अपनी सास को बताती है। मम्मी जी, आज शाम को जेठानी जी कैफे में अपनी किसी आशिक से मिलने जा रही हैं। जया, मुंह संभाल कर बात कर। वो अपनी किसी सहेली से मिलने भी तो जा सकती है ना। नहीं मम्मी जी, मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी थी, वो उस आदमी से हंस हंस कर बात कर रही थी। जेठानी जी उससे पहले भी कई बार मिल चुकी हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज हम उनका पीछा करके देख लेते हैं। मीनाक्षी जया की बातों में आकर सपना से पूछ ही लेती है। सपना बहू, रात होने वाली है, तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। तेरी जुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है? मंदिर ही जा रही है ना या कहीं और? मम्मी जी, मंदिर ही जा रही हूँ। सपना के हाव भाव उसकी बातों को साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए मीनाक्षी और जया ने उसका पीछा किया। सपना एक कैफे में घुस गई, वहां उसे एक आदमी मिला। सपना उससे बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी। दोनों ने कॉफी पी और उस आदमी ने सपना को बहुत सारे गिफ्ट दिए। ये सब जया और मीनाक्षी भी देख रही थी। जया सोचती है, मैं तो जेठानी जी पर झूठे इल्जाम लगाती थी, लेकिन यहाँ तो इनका सच में अफेयर चल रहा है। भला इतने सारे गिफ्ट कौन किसको देता है? वाह जेठानी जी वाह, आपने तो खुद ब खुद मेरा काम आसान कर दिया। जया ये सब सोच ही रही होती है तभी मीनाक्षी बोलती है। हे ऊपर वाले, ये मेरी निकम्मी बहू क्या क्या गुल खिला रही है। बेचारा मेरा बेटा काम के चक्कर में घर से बाहर रहता है। उसे तो पता भी नहीं कि उसकी पत्नी उसे कितना बड़ा धोखा दे रही है। मम्मी जी, अब यहाँ तमाशा करने से कुछ नहीं होगा, अभी घर चलो। अगर जेठानी जी हमसे पहले पहुंच जाएंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। दोनों घर आ जाती हैं।
अब जया और मीनाक्षी हर समय सपना पर नजर रखती है। वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, कहाँ जा रही है। एक दिन घर पर सिलेंडर खत्म हो गया तो जया बोलती है, मम्मी जी सिलेंडर तो खत्म हो गया, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? एक तो इस घर में हर चीज का ध्यान मैं ही रखूं, जिठानी जी को तो आशिकी करने से फुर्सत नहीं मिलती। और तुझे दूसरों की जासूसी से फुर्सत नहीं मिलती। तुम दोनों का घर के काम में ध्यान ही नहीं है। तुमने सिलेंडर पहले से बुक क्यों नहीं किया? अपनी सास और देवरानी की बातें सुनकर सपना बाहर आकर बोलती है, मम्मी जी मैंने 2 दिन पहले ही सिलेंडर बुक कर दिया था, पता नहीं क्यों नहीं आया। सिलेंडर वाले को फोन करने की जगह किसी और को फोन कर दिया होगा। इस शहर में तेरे जान पहचान वालों की कमी थोड़ी ना है। मम्मी जी ठीक कह रही हो आप, आजकल जिठानी जी का काम में मन ही नहीं लगता। वो दोनों सपना को बातें सुना रही होती है कि इतने में डोरबेल बजती है। सपना दरवाजा खोलती है तो सामने सिलेंडर वाला खड़ा होता है। उसे देखकर दोनों की बोलती बंद हो जाती है। सपना अंदर से एक पानी का ग्लास लाती है और उस सिलेंडर वाले को देती है। जब वो पानी पीकर चला जाता है तो जया सपना को ताना मारते हुए कहती है, जिठानी जी सिलेंडर वाले को तो छोड़ दो, या सभी से अफेयर चलाओगी? जया तमीज से बात करो मुझसे, ये क्या बकवास कर रही हो? देखा मम्मी जी ये किस तरह का घटिया इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। अरे तो गलत क्या कह रही है? तुझे क्या जरूरत थी उसे पानी पिलाने की? आज के बाद तो इस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। मम्मी जी इतनी गर्मी हो रही है, बेचारा इतना भारी सिलेंडर लेकर आया था, अगर मैंने उसे पानी पिला दिया तो इसमें क्या हो गया? मीनाक्षी सपना की एक बात नहीं सुनती। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। एक दिन मीनाक्षी अपनी छोटी बहू के साथ उसके मायके जाने की तैयारी करती है। वो उखड़े हुए स्वर में सपना से कहती है, सपना बहू हम जा रहे हैं, तुम खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना और खबरदार घर से बाहर कदम निकाला तो हम शाम तक आ जाएंगे। सपना की सास और देवरानी घर से जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सपना किसी को फोन करके घर पर बुलाती है। हेलो, आज घर पर कोई नहीं है, मैं शाम तक अकेली रहूंगी, तुम थोड़ी देर में घर पर आ जाना। जया ये बात सुनकर अपनी सास को बता देती है। अब दोनों घर से तो निकल जाती हैं और छिपकर सपना पर नजर रखती है। इतने में घर की बेल बजी और एक आदमी आता है। सपना उसे अपने कमरे में ले जाती है। इतने में घर की लाइट चली जाती है। जया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी वो आदमी जिठानी जी के कमरे में है, चलो जल्दी से उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। मीनाक्षी और जया सपने के कमरे में जाती है, जहां एक आदमी और जया बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अंधेरे की वजह से उन्हें साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता। मीनाक्षी अंदर आती है और सपना को सुनाना शुरू कर देती है। करम जले निकम्मी आवारा, तो ये सब करती है मेरे पीछे। और ये कौन है? तेरा आशिक? इसे तो मैं जान से मार दूंगी। मम्मी जी बातें क्या बना रही हो, मारो इसे, 2-3 हाथ लगाओ। जया और मीनाक्षी मिलकर उस आदमी को बहुत मारती है। सपना उसे बचाने की कोशिश करती है। इतने में लाइट आ जाती है। जया और मीनाक्षी उस आदमी को देखकर हैरान हो जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मीनाक्षी का बड़ा बेटा और सपना का पति प्रदीप होता है। अरे मम्मी मार दिया आपने तो। ओ मेरा हाथ। बेटा तू? जेठ जी आप माफ कर दो जेठ जी, लाइट गई हुई थी तो हमें दिखाई नहीं दिया। मम्मी मैंने आपकी और जया की सारी बातें सुन ली। आप मेरी पत्नी को इतना बुरा भला कहती हो? उसने मुझे सारी बात बता दी है। बेटा मैंने खुद इसे कैफे में किसी आदमी के साथ देखा था। मम्मी वो मेरा दोस्त था। मैंने आप सबके लिए गिफ्ट भेजे थे, वही देने आया था। उसी कैफे में मैं और सपना उससे कई बार मिल चुके हैं। पर जेठ जी, जेठानी जी ने आपके आने की बात हमें क्यों नहीं बताई, और हमारे जाने की बात आपको क्यों बुलाया? मैंने ही सपना से मना किया था तुम्हें बताने के लिए। कल मम्मी का जन्मदिन है और मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सपना से माफी मांगी। मीनाक्षी ने जया को डांटते हुए कहा, यह सब गलतफहमी तूने ही मेरे दिमाग में डाली थी। अगर आज के बाद तूने बड़ी बहू के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जया भी अपनी गलती मानकर सबसे माफी मांग लेती है।